इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल के एवेल्युएशन के पैरामीटर्स में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो कि जिसका नाम है स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज एक्चुअल में वो पैरामीटर है जिससे कि ये डिसाइड होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, यानी कि जैसा कि हम बाजार में दवाइयों को देखते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट जो होती है कितने समय में एक्सपायर होंगी, वो स्टेबिलिटी स्टडीज के माध्यम से ही पता चलता है। तो आप सभी का स्वागत है डॉक्टर विकास फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेबिलिटी स्टडीज को जानेंगे। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं पूरे समूचे विश्व भर में, उनके हिसाब से जो स्टैंडर्ड परिभाषा है स्टेबिलिटी स्टडी की, देखिए परिभाषा यानी कि दृष्टिकोण हर चीज के बहुत तरह के होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो वो स्टेबिलिटी स्टडी की मतलब ये है कि कोई भी दवा या कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी और प्योरिटी, शुद्धता को बनाए रखता है। जितना भी समय वो बनाए रखेगा वही उसका स्टेबल पीरियड कहलाएगा। इस दौरान अगर उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी में किसी भी प्रकार का रासायनिक, जैविक या फिर थेरापेटिक यानी कि चिकित्सा हेतु कोई भी कमी आ जाती है, यानी कि वो अपनी गुणवत्ता से कम हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्टेबिलिटी स्टडी समाप्त हो गई, मतलब स्टेबिलिटी समाप्त हो गई, शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज एक्सटेंड टू विच अ ड्रग प्रोडक्ट रिटेन स्पेसिफाइड लिमिट एंड थ्रू आउट इट्स पीरियड ऑफ स्टोरेज। मतलब कुल मिलाकर के वो समय जब तक वो अपनी क्षमता, अपनी गुणवत्ता को पूरी तरह से बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी। जैसा कि स्टेबिलिटी स्टडी की परिभाषा है, वैसे ही सिमिलर वे में एक और शब्द आता है उसकी दुनिया में, वो है शेल्फ लाइफ। अब शेल्फ लाइफ का मतलब ये होता है कि बहुत सिंपल है, आसान शब्दों में समझें कि शेल्फ में यानी कि जैसे रैक में दवा रखी हुई है वहां पर वो कितने समय रखी हुई, दैट इज शेल्फ और लाइफ। तो शेल्फ लाइफ में दो चीजें हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, वैसे ही शेल्फ लाइफ में हाफ लाइफ को डेजिग्नेट किया जाता है, और वो ये है कि अपनी स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग जो है वो 90% तक अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखती है, यानी खराब नहीं होती। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ड्रग की क्वांटिटी, सपोज अगर जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 100 है, एक अपन एग्जाम्पल पे लेके चलते हैं, तो 100 का 90% होता है 90। तो अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड में कोई भी दवा 90% तक अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बनाए हुए है, दैट इज एक्चुअली दी शेल्फ लाइफ। उसकी डेट और मैन्युफैक्चरिंग से, स्टार्टिंग से लेकर के कितने समय तक वो अपना कॉन्सेंट्रेशन थेरापेटिक एक्टिविटी को रिटेन किए हुए, ये शेल्फ लाइफ में बताया गया है, पता लगाया जाता है। अब स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, स्थिरता को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि जिनसे वो प्रभावित हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हम मनुष्य हैं, हमारा हम भी एक तरीके की ड्रग हैं, अगर तो हमें ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। खान पान है, हवा पानी, वातावरण, बीमारियां, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसी प्रकार कोई भी वस्तु हो, उसे कुछ फैक्टर्स उसकी स्थिरता को खंडन कर सकते हैं, उसे खराब कर सकते हैं, जिसमें कि प्रमुख तौर पे कुछ आएंगे: पीएच, तापमान, नमी, ह्यूमिडिटी, लाइट, स्टोरेज, कंटेनर, ऑक्सीजन। ये सभी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि ड्रग की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर कोई ड्रग रखी हुई है तो रखे रखे वो कैसे खराब होगी, तो वो ये कुछ फंडामेंटल फैक्टर आते हैं। तो ड्रग स्टेबिलिटी में क्या एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब किन उद्देश्य से स्टेबिलिटी निकाली जाती है। सबसे पहला, टू डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सपायरेशन डेट, मतलब कितने समय में वो एक्सपायर होगी। जैसे ये दवा की दुकान में आपने अगर कोई दवा खरीदी तो आप देखते हैं कि वो दवा जो है, अगर मान लीजिए 2021 में वो बनी है तो उसकी एक्सपायरी डेट रहती है 2024-25 तक, किसी की 2022 तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आखिर ये कैसे पता चलता है? बड़ा ही आसान तरीका है कि उसको हम शेल्फ लाइफ में अपने स्टेबिलिटी चैम्बर में रखते हैं और समय समय पर उसे निकाल करके देखते हैं कि उसी प्रकार की उसकी गुणवत्ता में कोई खंडन तो नहीं हुआ है। जब हो गया वो उसकी शेल्फ लाइफ कहलाएगी। टू प्रोवाइड बेटर स्टोरेज कंडीशन, ज्यादा कैसे उसको कितना स्टेबल और कितनी अच्छी जगह उसे रखना है। जैसे आपने दवाओं में पढ़ा होगा
कि इस पर्टिकुलर दवा को आप रूम टेम्परेचर पर रखें, किसी पर्टिकुलर दवा को फ्रिज में रखें, या फिर किसी को इस तरह से लाइट से बचा करके रखें। ये सारी चीजें स्टेबिलिटी के अंदर तय होती हैं। बहुत सारी दवाओं में आपने देखा होगा, स्पेशली सिरप या जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो एम्बर कलर्ड बॉटल में होते हैं, मतलब जो डार्क ब्राउन कलर की बॉटल होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि लाइट का असर दवा तक न पहुंच सके, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में जो पर्टिकुलर ड्रग के कंटेंट हैं वो हैम्पर हो सकते हैं, इसलिए लाइट प्रोटेक्शन। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये पॉइंट जो है पैकेजिंग कंपोनेंट, ये स्टेबिलिटी स्टडी के अंतर्गत ही तय होता है, जिससे कि सबसे मुख्य रूप से शेल्फ लाइफ यानी कि एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग कंडीशन और स्टोरेज कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडी के जांच परीक्षण के बाद ही पता चलती है। स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता कई प्रकार की होती है, जैसे कि थेरापेटिक स्टेबिलिटी, फिजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड केमिकल। मतलब किसी भी पर्टिकुलर दवा के जितने रूप हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रकार हैं, उन सब की स्थिरता को चेक करना पड़ता है। जैसे कि थेरापेटिक यानी कि वो कितना असरकारक है, अपना मतलब जो उसका कार्य, जिस बीमारी, डिजीज या जिस मेडिकल कंडीशन के लिए उसको बनाया गया है, तो वो पूरी तरह से वो कर पा रही है या नहीं, दैट इज थेरापेटिक स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब ये कि मान लीजिए कोई गोली है, एक टैबलेट है, वो उसका कोटिंग की गई, वो किसी रंग की, गुलाबी रंग की है, तो आपने देखा कि कुछ समय के बाद वो रंग उड़ गया या खराब हो गया, दैट इज फिजिकल, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो गए और वो फिजिकली डैमेज हो गई। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये कि जिसमें जितने भी प्रकार के केमिकल्स, रसायन, एपीआई बनाए गए हैं, इन सभी में आपस में कोई रासायनिक क्रिया ना हो जिसकी वजह से दवा खराब हो जाए। माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन मतलब कि जैसे ज्यादातर लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सिरप है, उसमें शर्करा होती है, तो वहां पर माइक्रोब की ग्रोथ होने का बहुत खतरा होता है। तो अगर माइक्रोब की वजह से वो खराब हो रही है तो इसका मतलब माइक्रोबियल स्टेबिलिटी हो रही है। तो ये सारे एंगल से जिस दवा को जांच परीक्षण किया जाता है, डोजेज फॉर्म का जांच परीक्षण किया जाता है, वो उसके इस प्रकार हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखें कि स्टेबिलिटी स्टडी हमेशा डोजेज फॉर्म की होती है। मतलब जैसे पैरासिटामोल एक ड्रग है, एपीआई है, अब वो टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में बाजार में उपलब्ध है, तो जो ये फॉर्म है टैबलेट, सिरप, ये डोजेज फॉर्म है, इनकी स्टेबिलिटी स्टडी होती है हमेशा, कभी भी प्योर ड्रग की नहीं होती है। अब जो अभी हमने जितने स्टेबिलिटी के प्रकार देखे, ये उन सब का थोड़ा सा इस स्लाइड में आप विवरण देख रहे हैं। जैसे कि केमिकल स्टेबिलिटी है, मतलब ये कि जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो लेबल्ड पोटेंसी के हिसाब से अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है उसका अपीयरेंस, यूनिफॉर्मिटी, रिजोल्यूशन सब कुछ बराबर रहे, कोई भी प्रकार की खराबी ना आए। माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब ये कि हम टेस्ट करेंगे माइक्रोब्स को वो करके और उससे देखेंगे किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है। थेरापेटिक मतलब थेरापेटिक एक्टिविटी, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे एक एक एग्जांपल लेते हैं, टेल्मिसार्टेन का काम है ब्लड प्रेशर को लो करना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो अपनी पूरे शेल्फ लाइफ में, यानी कि 3 साल 4 साल जितना भी है, उसमें हम अगर कभी भी उस पर्टिकुलर टेल्मिसार्टेन के डोजेज फॉर्म को मरीज को देखें तो उसका ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, मतलब उसकी जो थेरापेटिक इफिकेसी है वो बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ उसकी जो इफेक्ट है, एक गोली खा करके जो इफेक्ट आना चाहिए वो कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उसके दिन तक, जिस दिन तक उसकी एक्सपायरी डेट छपी हुई है, उस दिन तक उसे वो काम करना चाहिए। और टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब ये है कि मरीज को या फिर पेशेंट जब वो दवा डोजेज फॉर्म ग्रहण करेगा तो उसे किसी प्रकार की भी साइड इफेक्ट टॉक्सिकोलॉजिकल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कि प्रशासनिक क्या दिशा निर्देश हैं स्टेबिलिटी स्टडी को करने के। देखिए स्टेबिलिटी स्टडी किस बहुत सारी प्रोसीजर होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत ही उसे कंडक्ट किया जाता है। कोई भी ऐसे कैजुअली किसी प्रकार के टेस्ट नहीं है। तो वो कौन सी बॉडीज हैं जो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को बनाती हैं? उसमें है जीएमपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जीएमपी का मतलब ये है कि जो भी रिटन प्रोसीजर है ड्रग को, प्रोडक्ट को, उसकी स्टेबिलिटी को टेस्ट करने का, उसके तहत ही स्टेबिलिटी की जाएगी जो प्रोसीजर होगा। अब प्रोसीजर क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है कि हर प्रकार का डोजेज फॉर्म अलग होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई सॉलिड होता है, कोई सेमी सॉलिड होता है, तो उनकी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही हमें टेस्ट करने होंगे। ये तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तय होता है।
नेक्स्ट जो स्टेबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करने की सबसे प्रमुख जो बॉडी है वो है ICH, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। ये पूरे समूचे विश्व में एक कॉमन गाइडलाइन बनाई गई है कि सारे देश जो कि दवाओं का निर्माण कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी स्टडीज का परफॉर्मेंस एक साथ एक समान ही करेंगे, कोई अलग अपने हिसाब से नहीं करेगा, ताकि क्योंकि कोई दवा किसी देश में अगर बनती है तो वो दूसरे देशों में भी आयात निर्यात होता है, दूसरे देश के मरीज भी उसे ग्रहण करते हैं, तो उन्हीं दिशा निर्देश से वो बनी हो, उसी दिशा निर्देश के हिसाब से टेस्ट हुई हो। तो ICH गाइडलाइन की कुछ प्रमुख जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं वो कोड दिए हुए हैं। कोड से ये पता चल जाता है कि ये कोड किस तरह के उत्पादों के लिए है, जिसमें सबसे पहला है Q1A, यानी कि जितने भी नए ड्रग प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2022 में, अगर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2022 में अगर कोई मॉलिक्यूल या दवाएं नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी Q1A के अंतर्गत आने वाली गाइडलाइंस के थ्रू होंगी। इसी प्रकार Q1B, इसमें लाइट का यानी कि प्रकाश का क्या प्रभाव होता है न्यू ड्रग सब्सटेंस के ऊपर, इसका जांच परीक्षण किया जाएगा। देखिए प्रकाश के यानी कि सनलाइट है, रूम की लाइट है, बहुत तरह की लाइट होती है, तो सबका टेस्ट किया जाता है कि लाइट का कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि उसके अलग पैरामीटर है इसलिए उसका अलग कोड है। फिर आता है Q1C, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेज फॉर्म, मतलब किसी प्रकार का नया डोजेज फॉर्म आ रहा है, जैसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप अगर पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर मैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की सीरीज भी कंटिन्यू जरूर करूंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो न्यू डोजेज फॉर्म जो है, अब जैसे टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, ये सब पुराने हैं, अब नए कौन से हैं, जैसे ट्रांसडर्मल पैच, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल, ये भी मार्केट में आ रहे हैं, लायोफिलाइज्ड इंजेक्शन है। तो इनके अगर जब भी नया डोजेज फॉर्म बनाया जाता है तो उसकी टेस्टिंग फिर अलग होगी। फिर Q1D, स्टेबिलिटी टेस्टिंग उन ड्रग सब्सटेंसेस की जिनको की मार्केट में उनके डोजेज फॉर्म में एक्सिपिएंट करने से किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे डोजेज फॉर्म, हर डोजेज फॉर्म बिना एक्सिपिएंट के नहीं बन सकता, और कई तरह के एक्सिपिएंट ऐसे होते हैं जो खुद अपने आप में साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ये चेकिंग Q1D के तहत। Q1E में जो भी स्टेबिलिटी स्टडी की गई है उसका डाटा को चेक किया जाएगा, और Q1F वो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से जो सेक्शन रहेगा उसके हिसाब से उसे चेक किया जाएगा। क्लाइमेटिक जोन को यहाँ से आप ऐसा समझिए कि सपोज कोई दवा भारत में निर्मित हुई है, तो अब वो दवा अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, रशिया सब जगह जाएगी, और इन्हीं सब देशों में क्लाइमेट जो है यानी जो मौसम है, वातावरण है, अलग अलग है, कोई देश बहुत ठंडे हैं, कोई देश बहुत गर्म है, तो उन सब जगह पर ही क्लाइमेटिक जोन में दवा स्थिर रहे, स्टेबल रहे, इसके लिए उस जोन के हिसाब से उसकी टेस्टिंग करेंगे। आप अभी चिंता ना करें, अपन आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे टेस्टिंग होती है। अभी आप इतना समझ लें कि कुल मिलाकर के टोटल 6 कोड्स होते हैं जिनके तहत टेस्टिंग की जाती है, और जोन होते हैं टोटल, जो अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो जोन होते हैं टोटल 4। जोन 1 यानी टेम्परेट, यानी थोड़ा सा जैसा हमारे भारत में होता है गर्म ठंडा, और जोन 2 सब ट्रॉपिकल विद पॉसिबल हाई ह्यूमिडिटी, मतलब जैसे ऐसे वो देश या फिर स्टेट जहां पर वर्षा यानी कि पानी बहुत गिरता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है। जोन 3 में अगर हम देखें तो जो बहुत सूखे और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीकन देश हैं, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, ये बहुत ज़्यादा गर्म अ, और सूखे होते हैं। जैसे अगर अब हम अपने देश की बात करें तो राजस्थान एरिया जो है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट है, ये काफ़ी गर्म और सूखे होते हैं। अगर हम नीचे साइड यानी साउथ रीजन में जाएं तो वो गर्म तो होते हैं लेकिन नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो नमी बहुत ज़्यादा होती है और गर्म होते हैं, तो उसमें फिर वो आ जाएंगे हॉट एंड ह्यूमिड पे, इस वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से जोन बांटे गए हैं, और इनमें जो वातावरण में तापमान, नमी,
ह्यूमिडिटी होती है उस हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। तो अभी जो हमने जोन देखे उस हिसाब से स्टोरेज कंडीशन बनाएंगे हम, मतलब वैसा वातावरण बनाएंगे। अब स्टोरेज कंडीशन आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है तो वो ठंडा अंदर से होता है, बस उसके अंदर हम अपना सामान रख देते हैं। ठीक इसी तरह से हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टेबिलिटी चैम्बर होते हैं, जिसमें कि दो मुख्य पैरामीटर दैट इज टेम्परेचर यानी कि तापमान और ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने वातावरण जोन, क्लाइमेटिक जोन हमने देखे उस हिसाब से हम उतने स्टोरेज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को करेंगे। तो स्टेशन 1 पर 40 डिग्री टेम्परेचर और 75% ह्यूमिडिटी रखेंगे, ये कहला गया हॉट एंड ह्यूमिड। नंबर 2, 30 डिग्री टेम्परेचर और 65% जो है ह्यूमिडिटी, ये हो गया आपका जो मॉडरेट है प्लस ह्यूमिडिटी। नंबर 3, 25% 25 डिग्री तापमान और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नंबर 4 पर है 2 से 8 यानी कि जो एकदम बहुत ठंडे जगह रहती है। और नंबर 5, 30 डिग्री तापमान और 35% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इन अलग अलग तापमान, अलग अलग ह्यूमिडिटी पर दवा को रख के नियमित रूप से समय के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। तो इस दौरान उसकी जो हमने अभी स्टार्टिंग में परिभाषा देखी थी कि उसकी फार्माकोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। जो स्टेशंस में हमने अभी जो टर्म्स यूज करी, जिसमें कि एक था टेम्परेचर तो अंडरस्टूड है, दूसरा एक बार बार हमने टर्म्स देखी थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है इट्स अ रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर मिक्सचर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर। मतलब ये कहने का कुल मिलाकर अगर उसको हम सरल शब्दों में कहें कि वातावरण में नमी कितनी है, इसको अगर सही मापदंडों पे देखें तो उसे अंग्रेजी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से अब हम देखेंगे टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी अंतराल के साथ साथ टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टेस्टिंग को कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल वे में समझे। जैसे घर में रेफ्रिजरेटर होता है, वैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टेबिलिटी चैम्बर होता है, जिसके अंदर डोजेज फॉर्म को रखा जाता है और समय समय से वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बदलाव किया जाता है, जो कि हमने स्टेशन 1, 2, 3, 4, 5 में देखे। और फिर एक पर्टिकुलर अंतराल से हम वो दवा को निकालते हैं, मतलब डोजेज फॉर्म को निकालते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर देखते हैं कि वो स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल नहीं है मतलब वो एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर हो गया तो वो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को हमने स्टेबिलिटी चैम्बर में दवा को रखा, तो 1 जनवरी 2022 से लेकर के अब लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हम उसे टेस्ट करेंगे। जिस समय पर जिस दिन वो एक्सपायर हो, मतलब अनस्टेबल हो गया, खराब हमें कुछ भी दिखाई दिया, वो उसकी एक्सपायरी डेट कहलाएगी और वो दवा के ऊपर छाप दी जाएगी, प्रोडक्ट के डोजेज फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी का सिंपल है कि जितने भी एक्टिव डोजेज फॉर्म हैं उनको सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी 3 महीने, मतलब पहला साल है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2022 है तो पूरे साल 2022 में हर 3 महीने में हम दवा को बाहर निकालेंगे। मतलब जनवरी, फिर 3 महीने के बाद आपका जो हो गया मई, फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, उसके बाद सितंबर, ऐसे करके 4 बार हम करेंगे। फिर अगले साल यानी 2023 में उसे केवल 2 ही बार निकालेंगे, एक जून जुलाई के सेशन के बीच में और एक नवंबर दिसंबर के बीच में। और उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें एक बार ही देखेंगे। तो ऐसे करके 3 साल तक हमने देखा, और अगर स्टेबल रही तो मान लीजिए 2025 में जाके हमें कुछ प्रॉब्लम मिली तो उसकी एक्सपायरी डेट हो गई 2025। फिर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी में एक और पार्ट होता है जिसे एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी कहते हैं। एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि जब समय हमें पास कम हो, हमें दवा को जल्दी मार्केट में लॉन्च करना है, तो टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को हम तेज कर देंगे और कम से कम अंतराल में फटाफट उसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 6 महीने के पीरियड में उसे 3 बार हम, मतलब 6 माह के टोटल टेन्योर पीरियड में 3 बार निकालेंगे। अब वो कुछ पॉइंट्स की जब हम डोजेज फॉर्म को स्टेबिलिटी चैम्बर से बाहर निकालते हैं तो क्या टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले टैबलेट का ओरिजिनल साइज, मतलब टैबलेट नहीं, एक कोई भी डोजेज फॉर्म हो उसका ओरिजिनल साइज, शेप, वेट, रफनेस, कलर, ये सब फिजिकली मतलब सही सलामत होना चाहिए।
नंबर 2 फिर फ्राइबिलिटी टेस्ट करेंगे, हार्डनेस करेंगे टैबलेट के मामले में, क्योंकि टैबलेट सबसे बड़ा डोजेज फॉर्म है, ज़्यादातर मार्केट में टैबलेट ही रहती है। तो उसके लिए फ्राइबिलिटी हार्डनेस देखेंगे कि हमने अगर मान लीजिए 60% 65% ह्यूमिडिटी पे रखा था, तो डोजेज फॉर्म ऐसा तो नहीं कि नमी पकड़ लिया हो, नमी की वजह से उसकी जो हार्डनेस थी वो खराब हो गई हो। तो इसको हम टेस्ट करेंगे। कलर स्टेबिलिटी देखेंगे, यानी कि उसका जो प्रॉपर कलर है या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट है, ये सारी चीजें उसकी रिटेन्ड होना चाहिए। तो ये वो एक्चुअल में टेस्ट हैं जो कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि चैम्बर से हर 3-3 महीने के अंतराल में निकालते हैं, तो उसे किस तरीके से हमें टेस्ट करना है और कौन से टेस्ट करने हैं। इसके बाद जो भी टेस्टिंग है उसका पूरे डेटा को हम एक टेबल फॉर्म में रखेंगे। बैच वाइज हमने जो टेस्ट किए थे उसमें सारी डिटेल हम मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट का नाम, पर्पस स्टडी, पैकेज, सप्लायर, कौन सा प्रोडक्ट है, सारी डिटेल उसमें मेंशन तो होती ही है डोजेज फॉर्म में। और टेबल फॉर्म में जो हम देखेंगे वो उस तरह के जो पैरामीटर्स हैं, अपीयरेंस, कलर, डिग्रेडेशन, ऐसे डिसोल्यूशन, इन सब की हम जो हमने मेथड फॉलो किए वो यहाँ पर आएंगे। स्पेसिफिकेशन मतलब कि क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिले और कितने महीने के अंतराल से आपने किया, 3, 6, 9, आपने 4 बार टेस्ट किया पूरे साल भर में, तो ये डेटा को हम अकाउंट करेंगे। तो इस अकाउंटिंग के बाद हमें पूरा डेटा साल भर का, 2 साल का, 3 साल का मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर चार्ट से हमें पता चल जाता है कि ड्रग कितने समय तक स्टेबल रह सकती है। सो गाइस, डियर स्टूडेंट्स, ये था एक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन स्टेबिलिटी स्टडीज। एक बार मैं ब्रीफ में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो ICH के हिसाब से होते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन आना जरूरी है। नंबर 2, जितने भी पैरामीटर होंगे ICH के हिसाब से वो 6 कोड में डिवाइडेड होते हैं, Q1 से उनके कोडिंग होती है। क्लाइमेटिक जोन 4 प्रकार के होते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी 5 स्टेशन पर की जाती है। स्टेबिलिटी चैम्बर में डोजेज फॉर्म को रखने के बाद 2 तरह की टेस्टिंग पैरामीटर है। पहला है लॉन्ग टर्म और दूसरा है एक्सेलरेटेड। और इन सबको करने के बाद जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो स्टेबिलिटी स्टडी का फाइनल रिजल्ट होता है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेबिलिटी स्टडी के ऊपर कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करें और बने रहें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।